नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। आर्थिक वातावरण के कितने तत्व होते हैं? तो बच्चों, आर्थिक वातावरण के 3 तत्व होते हैं। कानूनी परिवेश का सबसे अधिक संबंध किस तत्व से होता है? कानूनी परिवेश का संबंध अधिनियम से होता है। कोई भी अधिनियम बनाया जाता है, एक्ट पास किया जाता है, उससे संबंधित होता है। ऐसे व्यावसायिक घटक जो व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाह्य घटक कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। देन देशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देशी व्यापार को विदेशी व्यापार से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। विदेशी नीति किस व्यावसायिक विदेशी नीति किस व्यावसायिक वातावरण का घटक है? तो विदेशी नीति जो है वो राजनीतिक वातावरण पर डिपेंड करती है। राजनीतिक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। भारत में नियोजित विकास कब प्रारंभ हुआ? नियोजित मतलब योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से स्टार्ट हुई, 1951। भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और हमारे यहां जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजीकरण से क्या आशय? सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को सौंप देना, निजी उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देना निजीकरण कहलाता है। अब बच्चों, हम कुछ लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। इस अध्याय में से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इनका अध्ययन करना है आपको। व्यावसायिक परिवेश से क्या आशय होता है? तो व्यावसायिक परिवेश मतलब व्यावसायिक वातावरण, हमारे आसपास का ऐसा वातावरण जिससे हमारे व्यापार का विकास होता है, वो बाहरी शक्तियां जिससे व्यापार प्रभावित होता है, ऐसे परिवेश को हम व्यावसायिक वातावरण कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। हमारे आसपास का ऐसा वातावरण जिससे हमारे व्यापार का विकास होता है, जहां पर व्यापार के विकास की सारी संभावनाएं मौजूद होती हैं, सारे साधन होते हैं, जहां से आवागमन का साधन उपलब्ध होता है, कम्युनिकेशन प्लस और दूसरी सुविधाएं हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे परिवेश को हम बोलते हैं व्यावसायिक परिवेश, व्यावसायिक वातावरण। आर्थिक नीतियों से क्या आशय है? आर्थिक नीतियां वो होती हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। आर्थिक नीति वो होती है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। भारत की आर्थिक नीति 1991, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण संबंधी तत्वों को लिया गया, जिससे देश का आर्थिक विकास हुआ। तो आर्थिक नीतियां वो होती है जो किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई जाती है। उचित योजनाएं उसके अंतर्गत शामिल होती है जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर कार्य करती हैं। सामाजिक वातावरण को समझाइए। सामाजिक वातावरण से आशय ऐसे वातावरण से होता है जो हमारे व्यापार को प्रभावित करता है। समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं, किस वर्ग के लोग रहते हैं? शिक्षित, अशिक्षित, पुरानी विचारधाराएं वाले, आधुनिकतम विचारधाराओं वाले, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले। तो जिस प्रकार के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां उस प्रकार के व्यापार का विकास होता है।
पौराणिक विचारधाराओं को मानने वाले के लिए पुराने विचारधारा के आधार पर ही व्यापार का विकास होता है। वहीं वहां शिक्षित लोगों की जहां प्रधानता होती है, जहां पर पढ़े लिखे लोग समाज में ज्यादा होते हैं, उस समाज का विकास उस प्रकार निर्भर करता है। तो समाज के वातावरण का हमारे व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तकनीकी वातावरण को समझाइए। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। आज का जमाना आधुनिकीकरण का जमाना है और इसके अंतर्गत नई नई टेक्नोलॉजी को अपना करके, नई मशीनों को अपना करके, नवाचार के माध्यम से जब व्यापार किया जाता है तो उन तकनीकों को ही हम बोलते हैं तकनीकी वातावरण। नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, व्यापार के अंदर नई मशीनें लगाना, मैनेजमेंट के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना। ठीक है, इंटरनेट इसका मुख्य उदाहरण है। नेट के द्वारा आप पूरे विश्वव्यापीकरण व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापार का प्रबंध करना है, नियंत्रण करना है, आप कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। दैनिक टेक्नोलॉजी होती है, जो मशीनें हैं, ऑटोमेटिक मशीनें आजकल चलने लगी है। तो जितनी आप आधुनिकतम मशीनों का प्रयोग करेंगे उतना ही आपका समय कम लगेगा और नए तरीके से उत्पादन होगा और हम प्रतियोगिता में टिक पाएंगे। इसी को हम बोलते हैं तकनीकी वातावरण। उदारीकरण से क्या आशय है? उदारीकरण का अर्थ होता है कि सरकार द्वारा देश का औद्योगिक विकास करने के लिए उद्योग धंधों एवं व्यवसाय पर जो अनावश्यक प्रतिबंध एवं नियंत्रण लगा रखे थे उनमें ढील देना ही उदारीकरण कहलाता है। अनावश्यक नियंत्रण को हटाना, अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना और उनको व्यापार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास करना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण सरकार हर क्षेत्र में देखती है, जिस कारण से उद्योग का विकास हो उन नियमों में कमी कर सकती है, उनमें ढील दे सकती है। निजीकरण से क्या आशय है? निजीकरण से आशय ऐसे उद्योग से होता है जहां निजी उद्योगपतियों के हाथ में सत्ता केंद्रित होती है। अर्थात सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों को भी निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है। निजी क्षेत्र वो होता है जहां पर प्रबंध, नियंत्रण, संगठन निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, जहां पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है और ये निजी उद्योगपति लाभोन्मुखी होते हैं। ये वही कार्य करते हैं जहां इनको लाभ हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा निजी उद्योगों को बढ़ावा देना ही निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से क्या आशय होता है? वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, माल की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, जिससे देश का विकास होता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन के साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। अतः इस प्रकार वैश्वीकरण से संपूर्ण आर्थिक विकास होता है और यहां तक कि दोनों देश के नागरिकों को लाभ होता है। जिस देश द्वारा माल को मंगाया जाता है वहां लोगों को वस्तु उपयोग करने के लिए मिलती है। जिस देश के द्वारा माल को बेचा जा रहा है वहां उनकी आय बढ़ती है, जीवन स्तर बढ़ता है। इस प्रकार देश विश्व व्यापीकरण की ओर आगे बढ़ता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, विश्व व्यापीकरण करना, विश्व में अपने माल की मांग को बढ़ाना, आयात निर्यात को बढ़ावा देना, यही वैश्वीकरण कहलाता है।